वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं यूपीएससी हिंदी माध्यम के टॉपर रवि कुमार सिंह सिहा के ऑप्शनल कॉपी को। और ऑप्शनल इनका विषय रहा है हिंदी लिटरेचर। तो देखते हैं, पहला इन्होंने जो अपनी कॉपी को लिखा हुआ है वो दृष्टि आईएएस में लिखा हुआ है और यह इनकी मूल्यांकित कॉपी है। आप यहाँ कॉर्नर पे देख सकते हैं कैसी कॉपी है, तो मूल्यांकित कॉपी है। ठीक है, कैसी मूल्यांकित कॉपी है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये लिखा हुआ है मूल्यांकित कॉपी। ठीक है, तो बढ़ते हैं और देखते हैं। ये इनका नाम है, यहाँ पे रवि कुमार सिंह सिहा इनका पूरा नाम है। और ये रिव्यू है, यानी इन्होंने पेपर्स कैसा लिखा हुआ है और जो वहाँ पे कॉपी को चेक करते हैं उन्होंने क्या क्या इन्हें रिकमेंड किया हुआ है। जैसे उत्तर काफ़ी अच्छे हैं, तो बिल्कुल, क्योंकि ये हिंदी माध्यम के टॉपर हैं और 2022 में इनकी रैंक जो है वो 18वीं रैंक है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर लगभग 150 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। कौन सा पहला प्रश्न है? तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर 150 शब्दों में आपको टिप्पणी लिखनी है। नंबर का है राजभाषा हिंदी और देवनागरी अंक। तो इस पे इन्हें 150 में सब टिप्पणी लिखनी है। कैसे इन्होंने शुरुआत की हुई है? जो यूपीएससी स्टेट पीएससी मेंस की कॉपी होती है, तो यानी जो पेपर होता है मेंस का, उसमें हमें उत्तर को 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है। यानी सबसे पहले प्रस्तावना हम कैसे लिखेंगे, यानी इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, फिर जो मेन बॉडी होती है यानी क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है, तो उसे लिखना होता है। तो सबसे लास्ट में हमें कंक्लूजन लिखना होता है। ठीक है, तो देखते हैं इन्होंने प्रस्तावना कैसे लिखी हुई है। तो इनकी प्रस्तावना है, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी, किंतु इसके साथ यह भी उपबंध किया गया कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त संख्याओं का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। अब ये यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से? तो यहाँ पे देखना, यहाँ से यहाँ तक ये इनका हो गया है इंट्रोडक्शन। तो कैसे इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, यानी संविधान से इन्होंने शुरुआत की है। तो संविधान से शुरुआत करना काफ़ी बेहतर माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने मेन बॉडी में क्या हुआ लिखा हुआ है, हालांकि संविधान सभा में ही देवनागरी अंकों। अब यहाँ पे आपको देखना है कि देवनागरी अंक कौन से हैं। तो देवनागरी अंक जो अपने हिंदी के होते हैं 1, 2, 3, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आदि को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के पक्ष में आवाज़ें उठी। इनमें सर्वप्रमुख योगदान पुरुषोत्तम दास टंडन, सेठ गोविंद दास आदि हिंदी प्रेमियों का था। फिर मेन बॉडी में इन्होंने कुछ परिचय दिया हुआ है और उसके बाद में इन्होंने कारण बताए हुए हैं कि किस कारण से हमें अंतर्राष्ट्रीय अंक को अपनाना पड़ा। तो पहला कारण इन्होंने बताया है, ये अंक संपूर्ण भारत में प्रचलित हो गए थे। कौन से? जो अंतर्राष्ट्रीय अंक थे वो संपूर्ण भारत में प्रचलित हो गए थे, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, उस समय अंग्रेज़ों का भारत पे शासन था, इसलिए। फिर दूसरा रीजन इन्होंने बताया हुआ है, विज्ञान व तकनीकी विकास के स्तर पर गणित, भौतिक विज्ञान आदि के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु। तो दूसरा रीजन इन्होंने ये बताया हुआ है। तीसरा रीजन है, विभिन्न क्षेत्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंकों के समर्थन में मत देना। तो ये इनकी मेन बॉडी हो गई है। अब ये कंक्लूजन किस प्रकार से लिखते हैं, तो देखते हैं। इस प्रकार देवनागरी अंकों को अपनाने की मांग 1963-1965 में राजभाषा अधिनियमों के समय भी उठी, किंतु आज भी संविधान में अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय ही है। सरकारों को पर्याप्त विचार विमर्श के उपरांत इस पर निर्णय लेना चाहिए। और यहाँ पे आप नंबर्स देख सकते हैं कि इन्हें कितने नंबर्स दिए गए हैं। 10 नंबर का ये प्रश्न था, 10 में 6 अंक इन्हें दिए गए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि 10 में 6 अंक तो हर कोई ला सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये यूपीएससी है। यहाँ पे यदि 50% भी आपको अंक मिलते हैं, यानी नंबर्स आपको दिए जाते हैं, तो समझ लिए आपका सिलेक्शन पक्का है।
क्योंकि 50% के आसपास ही मेंस की मेरिट जाती है और यहाँ पे तो इनके 10 में 6 हैं, यानी 60% इन्हें मार्क मिले गए हैं, दिए गए हैं। तो फिर ये बहुत ही अच्छा आंसर समझा जाएगा इनका, क्योंकि 10 में 6 मार्क लाना बहुत ही कठिन होता है। जो टॉपर्स होते हैं मैक्सिमम उन्हीं के 60% मार्क्स आते हैं और ये टॉपर्स हिंदी माध्यम के हैं, यानी कुल मिला के इनकी रैंक 18वीं है। एक और प्रश्न को हम लेते हैं, देखते हैं। मेंस आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्री पास करने से आपका सिलेक्शन पक्का नहीं होगा। मेन तो मेंस एग्ज़ाम है, क्योंकि प्री जो एग्ज़ाम है उसके मार्क्स आपकी जो मेरिट लिस्ट होती है उसमें ऐड नहीं होंगे, ठीक है। तो आप इनसे मुझे लगता है काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि 2000 यदि हम 19 की बात करें तो 2019 में इनकी रैंक जो थी वो कितनी थी, आप सोच के हैरान हो जाएंगे। और इन्होंने कितना इम्प्रूव किया हुआ है। इनकी रैंक थी शायद 327, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 327 के आसपास ही इनकी रैंक थी, ठीक है, मतलब 300 से ऊपर ही थी। और अब आप खुद देख लें, जब 2022 का किसका जब 2022 का रिजल्ट आउट हुआ, 2021 का, मतलब 2022 में आया हुआ है, तो इनकी रैंक 18वीं। जबकि हिंदी माध्यम में ऐसे रेयर ही चांस होते हैं कि कोई टॉप 20 में आए। एक तो इनकी रैंक बेहतरीन है 18th, और एक निशांत जैन सर हैं, वो शायद 2018 के टॉपर हैं, उनकी भी रैंक अच्छी है, यानी 13वीं रैंक है, ठीक है। तो यहाँ से आप सबसे बेहतर सीख सकते हैं कि किस प्रकार से जो टॉपर्स होते हैं हिंदी माध्यम के, वे अपने आंसर्स को लिखते हैं, बुलेट फॉर्म में लिखते हैं, पैराग्राफ में लिखते हैं, या फिर नंबरिंग करके लिखते हैं, या फिर डायग्राम बनाते हैं, या फिर चार्ट बनाते हैं, या फिर किस स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं, यानी क्वेश्चन के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। दूसरा प्रश्न है, देवनागरी लिपि के सुधार के प्रयासों में काशी नागरी पचाड़ी सभा का योगदान। तो यानी इन्हें योगदान बताना है काशी नागरी पचाड़ी सभा का, और किसके संदर्भ में, तो देवनागरी लिपि के सुधार में, ठीक है। तो उत्तर इन्होंने लिखा हुआ है 1893 में अपनी स्थापना के उपरांत से ही। अब अपनी यहाँ पे आया हुआ, ये अपनी किसके लिए आया हुआ है, यहाँ पे ये आया हुआ है अपनी, तो ये अपनी आया हुआ है काशी नागरी पचाड़ी सभा के लिए आया हुआ है, ठीक है। समझना है, क्योंकि यदि आप नहीं समझ पाएंगे तो मेंस में जो आंसर राइटिंग है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी, ठीक है। काशी नागरी पचाड़ी सभा ने हिंदी के विकास में बहुआयामी योगदान दिया। ये इनका क्या है, इंट्रोडक्शन है। तो कैसे लिखते हैं ये, तो सिंपली इन्होंने दिया है, कुछ विशेष नहीं बताया है इसमें। इसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव प्रसाद सिंह व पंडित रामचंद्र शर्मा का प्रमुख योगदान है। यानी नागरी पचाड़ी सभा के बारे में ही इन्होंने इसमें इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, और साथ में ये भी बता दिया है कि नागरी पचाड़ी सभा से कौन कौन से प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं वे संबंधित रहे हैं, ठीक है। फिर देखते हैं, अब यहाँ से मेन बॉडी शुरू होती है, तो इसे कैसे लिखते हैं ये। फिर लिपि में प्रमुख योगदान, 1945 में सभा द्वारा नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। इसमें निम्न निर्णय व सुझाव दिए गए। नंबर का, श्रीनिवास व डॉक्टर गोरखनाथ के सुझाव को स्वीकार ना किया जाए। यानी ये जो समिति बनाई गई, इसने कुछ रिकमेंडेशन किया जो हम पढ़ चुके हैं। फिर क्या है, श्रीनिवास, और इन्हें काशी भी कहते हैं, तो ब्रैकेट में इन्होंने काशी भी लिखा हुआ है, जी का सुझाव। तो श्रीनिवास ने सुझाव दिया था सभी महाप्राण व्यंजनों को अल्प प्राण के नीचे, और ये कोई मार्क है तो मार्क को आपको समझना है, शब्द लगाकर व्यक्त किया जाए। इन्होंने एक सुझाव दिया था, उस सुझाव को इन्होंने यहाँ पे पुट कर दिया है, लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर गोरखनाथ का सुझाव। इन्होंने क्या सुझाव दिया, तो मात्रा व्यवस्था को व्यंजन से अलग लिखा जाए। उदाहरण जैसे रानी, इन्होंने सुझाव दिया था कि जो हम लोग कोई शब्द लिखते हैं उसमें जो पाई मात्रा लगता है या लगती है, तो उसे हम अलग अलग लिखें। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं शाइनिंग बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि शाइनिंग कम है।
हाँ यहाँ पे आ गए थे हम लोग। तो यहाँ पे देखो इनके कहने का मतलब क्या है, ये रानी ऐसे लिखा जाता था, लेकिन इन्होंने कैसे सुझाव दिया, इन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे लिखें, हम अलग अलग लिखें, यानी पाई मात्रा को अलग अलग लिखें। ठीक है। फिर है खा, सभी व्यंजनों को खड़ी पाई, सभी व्यंजनों को खड़ी पाई मुफ्त बनाने का सुझाव दिया। उदाहरण के लिए टा आदि वर्ण खड़ी पाई मुफ्त नहीं है। ठीक है। फिर गा है, अर्ध व्यंजन दर्शाने के लिए व्यंजनों की पाई को हटा देना चाहिए। उदाहरण पा और ई, एक और भी मार्क यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है। फिर लास्ट है इनका, सभी स्वर जैसे ऊ यानी छुटो चिन्ह से लिखे जाने चाहिए व इसी में मात्राओं का समायोजन किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पे जैसे ये छोटा है, छोटा ऊ है, और ऊ में यदि बड़ा की मात्रा लगानी है तो कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लगाया हुआ है। जैसे ऊ में छुटी की मात्रा लगानी है तो ऐसे, और छुटू की पाई लगानी है तो कुछ ऐसे। ठीक है। फिर इन्होंने कॉन्क्लूजन किस हिसाब से लिखा हुआ है, हालांकि उपर्युक्त सुझाव स्वीकार नहीं हुए, किंतु प्रयासों की दृष्टि से काशी नागरी पिछाड़ी सभा का योगदान अप्रतिम है। तो यहाँ भी आप मार्क देख सकते हैं, 10 में इन्हें 6 मार्क मिले हैं, यानी वेरी गुड मार्क मिले हैं, क्योंकि 60% यूपीएससी मेंस में मार्क्स लाना कहीं ना कहीं आपको टॉपर्स की लिस्ट में खड़ा करता है। ठीक है। फिर एक प्रश्न और देखते हैं, सिर्फ 3 ही प्रश्न देखेंगे, क्योंकि एक प्रश्न को पढ़ने और समझने में काफ़ी समय लगता है, और जो सेकेंड वीडियो बनाएंगे तो इसके बाद में जो प्रश्न हैं, यानी इसी प्रश्न पत्र के जो अन्य प्रश्न हैं उन्हें हम शामिल करेंगे। देवनागरी लिपि के मानकीकरण हेतु हिंदी साहित्य सम्मेलन के सुझाव, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो हम 2 प्रश्न पढ़ चुके हैं उसमें भी देवनागरी लिपि की ही बात की गई है, और जो तीसरा प्रश्न है इसमें भी देवनागरी लिपि की ही बात की गई है। ठीक है। तो आंसर ये कुछ इस प्रकार लिखते हैं, देवनागरी लिपि में जो 20वीं शताब्दी में सुधार के संस्थागत प्रयास हुए उसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन क्या है, ये प्रयाग का योगदान अद्वितीय है। ठीक है। तो अब ये मेन बॉडी लिखते हैं, सुधार के प्रयास, यानी कौन कौन से सुधार के प्रयास किए गए हैं। सम्मेलन द्वारा 1935 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में नागरी लिपि सुधार उप समिति का गठन किया गया और उसने निम्न सुझाव दिए। तो इन्होंने उस समिति का जिक्र किया है और उसके सुझाव यहाँ पे बताए हुए हैं। नंबर 1 यानी का, तो अब ये नंबरिंग कैसे कर रहे हैं, यानी हिंदी साहित्य में का खागा कुछ इस प्रकार से नंबरिंग कर रहे हैं। ठीक है, ना कि 1 2 3। फिर का क्या है, आ क्या है, आ की 12 खड़ी का प्रयोग किया जाए, यानी जो 12 खड़ी आ होता है ना उसकी 12 खड़ी भी होती है, जैसे का, की, के, कौ, इस प्रकार से। तो इस समिति ने सुझाव दिया था कि इसका प्रयोग किया जाए। फिर खा क्या है, धा व भा में गुजराती घुंडी का प्रयोग किया जाए। अब घुंडी क्या है, तो यदि आप हिंदी माध्यम से होंगे तो आपको पता होगा। देखो ये जो चीज़ है ये घुंडी बोलते हैं हम इसे, माफ़ी चाहता हूँ, उसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ये चीज़ देखिए यहाँ पे ये जो लगी हुई है ना, हम ऐसे बनाते हैं ऐसे, तो ये घुंडी बोली जाती है। और भा में भी हम ऐसे बनाते हैं तो ये घुंडी बोली जाती है। ठीक है। फिर क्या है, ये हो गया गा है, संयुक्त स्वर में ऊपर नीचे स्वर लगाने, जैसे ये टा है, ये धा हम लिखते हैं, तो दा और धा जो आधा लिखते हैं उसकी बात हो रही है कि परंपरा समाप्त कर हलंत का प्रयोग किया जाए। उदाहरण, इसे बद्ध लिखना है, इसे बद्ध में क्या है, दा पूरा है और धा आधा है। अब इन्हें कबड्डी लिखनी है तो क ब और आधा डी, आधा यानी पूरा डा बना दिया और उसके नीचे हलंत लगा दिया, तो इसका भी मतलब है ये आधा डा बना हुआ है, कबड्डी। ठीक है। फिर गा है, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग किया जाए। फिर डा है, शिरोरेखा लेखन में ना रहें किंतु मुद्रण में बनी रहे। फिर चा है, मात्रा व्यवस्था में सुधार किया जाए। छा है, जिन व्यंजनों में लिखने में द्वैधता की समस्या आती है उन्हें सुधारा जाए। अब कॉन्क्लूजन देख लेते हैं, कॉन्क्लूजन किस प्रकार से इन्होंने लिखा हुआ है। इस प्रकार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने काका कालेकर, सेठ गोविंद दास, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय प्रभृति विद्वानों के सहयोग से लिपि विकास में अतुलनीय योगदान दिया। यानी कॉन्क्लूज़न में भी इन्होंने इनकी तारीफ़ की हुई है। और यहाँ पे आप भी देख सकते हैं इनके मार्क 10 में 6, तो लगातार कंटिन्यूटी
यानी कॉन्टीन्यूसली ये 10 में 6 अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भाषा और बोली में अंतर। ये प्रश्न है यूपीएससी का, यानी जो इन्होंने टेस्ट पेपर किया हुआ है उसका। तो इस प्रश्न को हम अगली वीडियो में देखेंगे। मुझे लगता है कि जब आप आंसर राइटिंग में आपकी सुधार नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, तो आपको जो टॉपर्स की कॉपी हैं उन्हें ज़रूर ही देखना चाहिए और उनसे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार।